ओके विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा कॉमर्स चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति में प्रवेश, यानी चैप्टर का नाम जो है हिसाबी पद्धति और पारिभाषिक शब्दों की समझौती। तो हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्दों की समझौती हमने प्राप्त कर ली है और आगे थियरी में से जो मोस्ट एमपी 6 प्रश्न है वो 6 के 6 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और पूरे के पूरे आपको समझा रहा हूँ। ध्यान देना है आपको। इसमें हर एक में किसी में 7 पॉइंट, किसी में 8, किसी में 9 पॉइंट है, पर मेरी दृष्टि से ये सभी प्रश्न 3 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं पूछे जाते। तो 3 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 पॉइंट तक आप याद कर सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे जिसमें कि आखिरी प्रश्न ये देख रहे हो इसमें सिर्फ 4 ही पॉइंट है, बराबर। तो ये आपको 4 पॉइंट में भी 5 गुण में या 3 गुण में पूछ सकते हैं। तो गुण के हिसाब से देखा जाए तो ये हर एक प्रश्न 3 गुण, 4 गुण या 5 गुण के लिए हो सकता है। जैसे गुण की आवश्यकता वैसे ही हमें लिखना है। 3 गुण है तो 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, 5 गुण है 7 पॉइंट, या 6 गुण का प्रश्न है तो कम से कम आपको 7 या 8 पॉइंट लिखकर समझाने पड़ेंगे। पॉइंट याद करना ये बहुत ज़रूरी है और अच्छी आदत है, क्योंकि कॉमर्स अगर आपने लिया है तो कॉमर्स के अंदर आप इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र या वाणिज्य व्यवस्था या संचालन जिसे बीए कहते हैं, वो थियरी के विषय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी अधिकतर प्रश्नों में आपको मुद्दे यानी पॉइंट देकर समझाया गया होगा। तो हमें पॉइंट्स के नाम अच्छे से याद करने हैं, उसके अंदर की डिटेल्स भी याद करनी है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, हिसाबी पद्धति के लक्षण विशेषताएं। मैंने अभी आपको स्वाध्याय में ये सभी प्रश्न टिक करवाए हैं, ये सभी प्रश्न आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर मुद्दा सबसे पहला है वित्तीय विशेषता। वित्तीय विशेषता का अर्थ ये होता है कि हम नामे में जब भी कोई व्यवहार लिखेंगे तो उस व्यवहार की हमें स्थायी रूप से नोंद मिल जाएगी। कोई भी व्यवहार हम नामे के अंदर जब लिखेंगे तो वह चौपड़ा, या आजकल आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण हम इस व्यवहार की नोंद सीधा कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर में हिसाब लिखने की पद्धति को टैली कहते हैं। कक्षा 11 या 12 के बाद आपको जब वैकेशन या छुट्टी मिले कक्षा 12 में, तो कंप्यूटर पे अकाउंट लिखना यानी टैली का कोर्स करना बहुत अधिक आवश्यक है। यानी चौपड़े में हम इसकी वित्तीय विशेषता, मतलब नामे के अंदर कोई भी व्यवसायिक व्यवहार होगा उसकी हम स्थायी रूप से नोंद कर सकते हैं। उसके बाद आता है आदान प्रदान का माध्यम। हिसाबी पद्धति से हम क्या करते हैं, सूचना या माहिती का आदान प्रदान करते हैं। तो जब भी हमें कोई आवश्यकता है कोई सूचना की, तो हिसाबी चौपड़ा खोलकर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह जानकारी कस्टमर को दे सकते हैं। आजकल आप देख रहे हो विजय सेल्स है, क्रोमा है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों को कस्टमर को बेचती है। तो आपने जब भी क्रोमा या विजय सेल्स में से या सेल्स इंडिया में से कोई एक आइटम परचेस की हो, बराबर, अगर आप चाहे तो बजाज फाइनेंस से या अगर आप चाहे तो कोई क्रेडिट कार्ड से वस्तु खरीद सकते हैं। तो आप जब भी दोबारा उस कंपनी में जाएंगे कोई अन्य कोई चीज़ लेने के लिए, तो आप अपना सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर देंगे तो उससे उस ग्राहक की पूरी जानकारी क्रोमा या विजय सेल्स के पास पूरी जानकारी आ जाती है कि ये कस्टमर ने हमारे पास से फ्रिज ये साल में खरीदा था, टीवी इस हफ्ते से ये साल में खरीदा था। तो अगर आप जेन्युइन कस्टमर होंगे तो आपको अन्य कोई बट्टा या डिस्काउंट भी मिल सकता है। यानी सूचना का आदान प्रदान, व्यवहारों का वर्गीकरण या विश्लेषण। तो नामे में जब भी कोई व्यवहार होता है तो वो व्यवहार उधार हो सकता है, जमा हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, गैर आर्थिक हो सकता है, रोकड़ का व्यवहार हो सकता है। तो ये सब व्यवहारों का हमें वर्गीकरण करना होता है जो नामे में होता है। फिर रोकड़ व्यवहार एक तरफ, उधार व्यवहार एक तरफ, बराबर। फिर इन व्यवहारों के ऊपर से कुछ खाते बनाए जाते हैं और खातों पर से कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसके बाद आता है कि व्यवहार का अर्थघटन। तो व्यवहार जो हमने जितने भी उधार व्यवहार लिखे हैं उसका जोड़ बनाया जाता है कि इस साल हमने 1.5 से 2 लाख रुपए का माल उधार से बेचा है और 50,000 का माल नकद से बेचा है। तो नकद व्यवहारों का लिस्ट, उधार व्यवहारों का लिस्ट का जोड़ करके पता चल जाएगा कि इसका अर्थघटन क्या है। किसी भी धंधे, व्यवसाय या कंपनी के लिए हमेशा उधार व्यवहारों की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी उधार से माल कम खरीदना या बेचना चाहिए। नकद से व्यवहार ज़्यादा होने चाहिए। रोकड़ व्यवहार जिसे कहते हैं, रोकड़ से माल खरीदो, रोकड़ से माल बेचो।
तो रोकड़ की आवन जावन ज़्यादा होनी चाहिए, इसे कहते हैं अर्थघटन। फिर आता है आर्थिक निर्णय। हिसाबी पद्धति लिखने से हमें आर्थिक निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है कि अगर हम जानते हैं कि हमारा व्यवसाय एक साल में 5 लाख या 10 लाख का मुनाफा कर सकता है, तो हमें अन्य कोई पीढ़ी स्थापित करनी है, कोई धंधे को बड़ा करना है, कोई नई दुकान लेनी है, कोई संपत्ति लेनी है, या कोई भी चीज़ में बदलाव करना है, तो वो हम आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर करेंगे। अगर व्यवसाय या धंधा मंदा है या ठप हो गया है या बहुत मंदी चल रही है उसमें, तो हम कोई संपत्ति खरीदने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उतने पैसे हम धंधे में से कमा नहीं सकेंगे, तो आगे वो पैसे चुका भी नहीं पाएंगे। ऐतिहासिक माहिती। नामे में जब भी हिसाब लिखे जाते हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बड़ी बड़ी कंपनियां 10 साल, 20 साल, 50 सालों के अपने हिसाबों की तुलना करती रहती है। इससे हमें भूतकाल में हमने क्या किया था, वर्तमान में या भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है हिसाबी पद्धति के लक्षण, जिसे हम विशेषताएं भी कहते हैं। उसके बाद आता है हिसाबी पद्धति के उद्देश्य। ये हिसाबी पद्धति जो हम लिखते हैं, नामा लिखते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है। उद्देश्य का दूसरा नाम है हेतु। तो आप जानते हैं कि उद्देश्य या हेतु के बिना हम कोई भी काम नहीं करते हैं। अभी आप 11वीं कक्षा कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो आपका एक हेतु या उद्देश्य होगा कि भाई 11वीं कॉमर्स करेंगे, 12वीं कॉमर्स करेंगे, 12वीं में अच्छे प्रतिशत आए तो CA, CS, MSc IT या कॉलेज में BCom का कोर्स करेंगे, अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे। तो आपका कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो वैसे ही नामे में भी कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नामा यानी हिसाबी पद्धति बनाई गई है और लिखी भी जाती है। तो सबसे पहला है स्थायी नोंद। सभी व्यवहारों को चौपड़े में लिखा जाता है या तो फिर कंप्यूटर में लिखा जाता है, यानी पिछले साल की या अगले साल की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो जानकारी आपको मिल सकती है, और उस जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लेना है तो ले सकते हैं। हिसाबी व्यवहारों की असर। हम जब भी कोई व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव हमारे धंधे में पड़ता है। व्यवहार उधार है या रोकड़ है, उधार व्यवहार हमें कम रखने चाहिए, रोकड़ व्यवहार हमें ज़्यादा रखने चाहिए। तो हिसाबी व्यवहार की असर भी हम जान सकते हैं। कोई व्यवहार ऐसे होते हैं जिससे हमारी लाभकारकता बढ़ती है, कोई व्यवहार ऐसे होते हैं जिससे हमें नुकसान या हानि हो सकती है। तो ऐसे व्यवहार हमने अगर भूतकाल में किए हैं तो वर्तमान या भविष्य में ऐसे व्यवहार हम नहीं करेंगे। क्यों? व्यवसाय या धंधे को टिकाए रखने के लिए लाभ होना जरूरी है, यानी लाभकारकता आप जान सकते हैं। असर करने वाले परिबल। नामा को असर करने वाले परिबल भी हम जान सकते हैं। नामा को असर करने वाले परिबल यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें नामा को लाभ हो सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें धंधे या व्यवसाय को नुकसान भी हो सकता है। बराबर, तो ऐसी परिस्थितियों को जानना या समझने के लिए भी अगर हिसाबी पद्धति लिखी गई हो तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। बराबर, जैसे कि आजकल सैनिटाइजर का या मास्क की बिक्री बढ़ चुकी है, तो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी के लिए ये अधिक लाभ का एक मौका है। जितने ज़्यादा वो सैनिटाइजर्स बनाएंगे, बाजार में रखेंगे, उसकी बिक्री अधिक हो रही है। और मास्क बनाने वाली कंपनियां भी N95 मास्क, ऐसा मास्क, वैसा मास्क, बराबर, तो बहुत सारे प्रकार के मास्क भी बाजार में भी मिल रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों के लिए अभी सोना या चांदी हो गई है, तो ऐसी वो बिक्री धड़ाधड़ हो रही है और पैसे भी नकद से फटाफट मिल रहे हैं। कर जिम्मेदारी निश्चित करने का उद्देश्य। कोई भी कंपनी व्यवसाय करती है तो उसको पता है कि व्यवसाय में हिसाब लिखने के बाद लाभ होगा, और वो लाभ के आधार पर आपको सरकार को इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। इनकम टैक्स व्यक्तिगत रूप से चुकाना पड़ता है। इसके अलावा भी हम चीज़ वस्तु की खरीदी या बिक्री पर 2 प्रकार के कर को चुकाते हैं, जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक CGST और एक SGST। आपको पता है पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक देश एक कर का नियम लागू किया है। तो एक देश एक कर यानी पहले बहुत सारे अलग अलग कर थे, बिक्री कर, ये कर, वो कर, फलाने कर, ऐसे बहुत कर थे। इसकी जगह सिर्फ 1 या 2 करों के आधार पर खरीदी या बिक्री होती है। CGST यानी केंद्रीय वसेक, बराबर, और SGST यानी स्टेट वसेक यानी राज्य को लेने वाले कर और केंद्र को देने के कर। ऐसे 2 भागों में इसको बांटा गया है, जो आगे हमारा एक चैप्टर है GST का,
उसमें हम अधिक जानेंगे। पर अगर हम व्यवसाय लिख रहे हैं, लाभ वगैरह सब जानते हैं, तो लाभ के आधार पर सरकार को कितने टैक्स देना है, या बिक्री या खरीदी के आधार पर सरकार को कितना टैक्स देना है, उसकी गणना करने के लिए भी हिसाब लिखना जरूरी है। उसके बाद आता है दायित्व जानने के लिए। कोई भी कंपनी होती है उसमें लेना देना होता रहता है कि भाई कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिसके लिए अन्य व्यक्ति को पैसे चुकाने बाकी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिसमें किसी ग्राहक से पैसे लेने बाकी होते हैं। तो कोई भी धंधा करने के लिए हमें देना और लेना, दायित्व यानी जिम्मेदारी, और पैसा जिससे हमें लेना है बराबर यानी देनदार, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दायित्व की जानकारी के लिए और लेने की जानकारी के लिए, कहाँ कहाँ से पैसे लेने के और कहाँ कहाँ पैसे चुकाने हैं या चुकाने पड़ेंगे, इसके लिए भी नामा लिखना जरूरी है। धंधे की लाभकारिता का मापन, व्यवसाय का हिसाब लिखने पर ही हमें पता चलता है वर्ष के अंत में कि हमें पूरे साल में कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है। आर्थिक स्थिति जानने के लिए, आर्थिक स्थिति यानी क्या, तो कोई भी कंपनी होती है, व्यवसाय या धंधा होता है, तो उसके पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व है, कितनी पूंजी लगाई है, कितने पैसे हम बाहर से लोन पर, किसी बैंक से लोन पर लाए हैं, उस बैंक को कितना ब्याज चुकाना है, ब्याज की रकम और लोन, सूद और असल मिला के कब तक हमें चुकाना है, ये सभी स्थितियों को जानने के लिए नामा लिखना आवश्यक है, जिसे आर्थिक स्थिति की जानकारी कहते हैं। भूल या चोरी को रोकने के लिए भी अच्छा है। भाई आपका कोई व्यवसाय है, समझो कि आप मोबाइल कंपनी के ओनर है, आपका एक बड़ा शोरूम है, आपके यहाँ 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ये 15 कर्मचारी के ऊपर देखरेख रखने के लिए, नैतिक अंकुश रखने के लिए, चोरी या भूल को जानने के लिए और उनको रोकने के लिए भी नामा लिखना चाहिए। आपको पता है कि जब भी धंधे में माल आता है तो उसे इन्वेंट्री कहते हैं, कि स्टॉक आया तो लिखा जाता है कि पहले इतना स्टॉक पड़ा था, अब ये नया इतना माल आया। समझो कि मेरी मोबाइल की कंपनी, मेरे पास वीवो के 2 पीस पड़े हैं मोबाइल के, और 15 पीस नए आए, तो 2 पीस और 15 मिला के 17 पीस में। ऐसा करते करते पूरे महीने में जितने बेचे जाते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। इससे पता चलता है कि कितना माल खरीदा, कितना बेचा, कोई पीस गायब नहीं हो गया ना, किसी ने चोरी नहीं कर लिया है ना। तो पूरा हिसाब नामे के अंदर लिखा जाता है कि कितना माल आया, कितना माल बेचा, कितनी कीमत पे आया है और कितनी कीमत पे बेचा है। माल की इन्वेंट्री या माल का खरीद बिक्री हिसाब लिखने से आपको भूल या चोरी रोकने के लिए नामा इस्तेमाल होता है, इससे हमें ये फायदा मिल सकता है। फिर नामे के लाभ, लाभ यानी फायदे, तो ये जो आपके उद्देश्य है ना, वही उद्देश्य आपके लाभ के रूप में ही जाने जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति यानी उद्देश्य पूरा होना, ये हमारे लिए एक लाभ हो गया। तो सबसे पहले हिसाबी माहिती की उपलब्धता यानी स्थायी नोंद। हम हिसाब में लेखा करेंगे, तो लेखा करने के बाद जब भी कोई बिक्री किसी व्यक्ति से खरीद बिक्री की है पुराने सालों में या पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, तो उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। तो हिसाबी माहिती की उपलब्धता कभी भी चौपड़ा खोल के हम देख सकते हैं। कंप्यूटर में अगर माहिती डाली है तो कंप्यूटर खोल के देख सकते हैं, सालों पहले की भी माहिती हमें मिल सकती है। लाभकारकता जानना, यहाँ पर भी हमने देखा था कि लाभकारकता का मापन, तो ये मापन ही लाभकारकता जानना, यानी धंधे में लाभ हुआ है, हानि हुई है, हिसाब लिखने से ये फायदा हो सकता है, ये लाभ हो सकते हैं। पर आर्थिक स्थिति जानना, मैंने बोला कोई भी व्यवसाय या कंपनी, उसके पास कितनी संपत्ति है, जमीन, मकान, दुकान, मशीन, फर्नीचर, वाहन, गाड़ी, मोटर कार्स। आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां जैसे ओला या उबेर, आप जानते हो, तो वो अपनी गाड़ी कस्टमर के लिए कहीं पे लाने या ले जाने के लिए की सुविधा देते हैं, उसमें ड्राइवर रखती है। तो जैसे ओला उबेर जो कंपनी होती है वो ड्राइवर को पगार देती है और ड्राइवर पूरे दिन गाड़ी चलाती है, उसमें एक जीपीएस सिस्टम होती है, कंपनी को पता रहता है कि ये गाड़ी अभी कहाँ पे है और कहाँ किस रोड पे चल रही है और उसको यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितने समय लगेगा। तो ऐसी सभी जानकारियाँ आर्थिक स्थिति, संपत्ति, दायित्व वगैरह सब स्थितियों की जानकारी के लिए भी नामा उपयोगी। कर आयोजन, हमने बोला कि सरकार को टैक्स हमें देना है, सी जीएसटी, एस जीएसटी या इनकम टैक्स, तो नामा लिखने से हम ये सभी का आयोजन कर सकते हैं और कितने पैसे हमें चुकाने उसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय धंधे का मूल्यांकन, व्यवसाय या धंधे का मूल्यांकन हिसाब लिखने से हमें पता चलता है कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में कंपनी में कितनी प्रगति हुई है। पहले जब हमने कोई काम शुरू किया था तो हमारे पास एक छोटी दुकान थी, 10 साल के बाद हमारे पास 3 दुकान है, 4 मकान है,
3 गाड़ियां हैं, तो ये सब हमारी प्रगति बताती है। तो व्यवसाय का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। निर्णय घड़तर, हमें आगे कैसे निर्णय लेने हैं, निर्णय लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसी परिस्थितियां है वो भी हमें पता चलती है। देखिए हाल ही के दिनों में आप देखेंगे तो रिलायंस कंपनी जियो के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। उसको पता है कि ये टेलीकॉम कंपनी उन्होंने खोली है, बराबर, के दूर संचार की सुविधा, फ़ोन करने के लिए, फ़ोन आने के लिए, नेट यूज़ करने के लिए हमें वो सुविधा प्रदान कर रही है। तो उनको पता है कि आगे जाके भविष्य में हर एक व्यक्ति को घर घर इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो आपने GTPL इंटरनेट का नाम सुना होगा। इसके अलावा रिलायंस का भी नेट आता है। कुछ अहमदाबाद में कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर रिलायंस का गीगा फाइबर जियो नेट पहुँच चुका है और उसमें अत्याधुनिक सुविधा है, घर घर इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा, जिसके लिए आपको रिलायंस कंपनी को पैसे चुकाने पड़ते। तो रिलायंस कंपनी ने सालों पहले, जब रिलायंस कंपनी के स्थापक धीरूभाई अंबानी थे, कुछ 15-20 साल पहले भी रिलायंस कंपनी ने इस क्षेत्र के अंदर काम करने की शुरुआत की थी। रिलायंस के बहुत छोटे मोबाइल फ़ोन आते थे, बराबर, प्रीपेड वाले, जिसमें आपको पूरे महीने मोबाइल का यूज़ करना है, जो बिल आता है वो बिल आपको बना था। पर वो उस टाइम सक्सेस नहीं हुआ था। उसके बाद उनको ये फील्ड बंद करना पड़ा था और सालों के बाद, 15-20 सालों के बाद, आज मुकेश अंबानी ने जियो को सक्सेसफुली स्थापित कर दिया है और करोड़ों रुपए का टर्नओवर उसका है। तो उसकी दूरंदेशी होनी चाहिए उसके लिए कि भाई आगे जाके पब्लिक को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, ऐसी चीज़ों का अनुमान या जानकारी सटीक रूप से करनी चाहिए। तभी आप ऐसी चीज़ों का निर्णय घड़तर में आपके नामे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है पुरावे के रूप में। आपको कहीं पे से लोन चाहिए तो लोन वाले, आप बोलेंगे मेरे को 10 लाख की लोन चाहिए, तो ऐसे नहीं देंगे। बोलेंगे आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, संपत्ति के दस्तावेज बताइए, आपके धंधे के हिसाब बताइए, हिसाब में आप कितना लाभ करते हैं, कितनी हानि हो रही है, साल दर साल आपकी लाभकारिता बढ़ रही है कि कम हो रही है, उसके आधार पर लोन आपको मिलेगी। यानी पुरावे के रूप में आपको एक पुरावा देना है बैंक को कि भाई हमारा ऐसा धंधा या व्यवसाय चल रहा है, तो मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो आप मुझे लोन दीजिए। उसके बाद आता है भूतकाल की तुलना। भूतकाल के निर्णयों के साथ वर्तमान परिस्थिति की तुलना करके भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी नामा हमें जानकारी देता है कि पिछले सालों में हमारी बिक्री 5 लाख 7 लाख रही है, तो अगले सालों में हमारी बिक्री कैसे बढ़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे विज्ञापन बनाने चाहिए, कस्टमर को कैसे डिस्काउंट देना चाहिए, वस्तु का पैकिंग, रंग, कलर, स्वाद, गुणवत्ता कैसी रखनी चाहिए, वो सब जानकारी हमें मिलती है। टीवी के कम मामले में देखेंगे हम लोग तो आजकल आप देख सकते हो कि भाई पहले मार्केट में सैमसंग, सोनी, बराबर, और BPL ऐसी कंपनियां काम कर रही थी। पर हाल ही के कुछ दिनों में देखेंगे तो कुछ नई कंपनियां मार्केट में आई है जो बाकी सब कंपनियों की रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। जैसे MI कंपनी है, Xiaomi, उसके मोबाइल्स भी आते हैं और टीवीज भी आते हैं, पर उसके टीवीज एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं, फुल्ली फंक्शन फ़ोन जैसे। पर फ़ोन जितना हम कॉलिंग वॉलिंग नहीं कर सकते, पर इंटरनेट की जितनी भी सुविधा है उसमें HDMI पोर्ट, 3 USB वगैरह वगैरह सब होता है। उसी के साथ उसके साथ कंपटीशन कर रही कंपनी है VU कंपनी करके है, VU। तो VU जो कंपनी है वो भी MI के जैसे टीवी भी बनाती है वगैरह वगैरह सब। फिर आपने Realme का नाम सुना है फ़ोन के अंदर, Realme, बहुत बढ़िया फ़ोन आते हैं उस कंपनी के, Realme के फ़ोन। तो वो Realme कंपनी अभी टीवी बनाने की शुरुआत उसने कर दी है, लॉन्च हो गई है, मार्केट में उसके भी टीवी मिल रहे हैं। तो भविष्य में भूतकाल से तुलना करके कस्टमर को क्या चाहिए और हमने कस्टमर को पिछले सालों में क्या दिया और कस्टमर हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, तो भविष्य में ऐसी नई चीज़ें भी हम बना सकते हैं। पहले Realme, MI है, ये सभी फ़ोन बनाने की कंपनियां थी, अब वो धीरे धीरे टीवी भी बनाने लगी है और बहुत नज़दीक का टाइम होगा जिसमें उस कंपनियों के वूफर यानी साउंड स्पीकर वगैरह सब भी मिलने लगेंगे। और ये कंपनियां अभी के जो टीवी अत्याधुनिक, जिसे 4th जनरेशन या 5th जनरेशन कहते हैं, उसके जनरेशन के हिसाब से टीवी बना रही है। लैपटॉप में भी ऐसा ही है, आप देख सकते हो कि लैपटॉप में भी हाल ही में नई नई कंपनियां आई है, जिसमें आसूस करके कंपनी है जो लैपटॉप बना रही है, बराबर। आप जानते हैं कि HP के लैपटॉप आते हैं, लिनोवो के लैपटॉप आते हैं, सोनी के लैपटॉप आते थे, बंद हो चुके हैं,
सोनी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अपना हिस्सा कम कर रही है। वो उसकी जगह उस आइटम को बनाने के लिए जो मदरबोर्ड चाहिए उसके अंदर का मदरबोर्ड बनाने में लग गई है। बराबर। तो हिसाबी पद्धति की मर्यादाएं, कुछ गैर फायदे भी है। गैर आर्थिक व्यवहार, जिस व्यवहार में पैसे के लेन देन या लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी ऐसे व्यवहार को धंधे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता, ऐसे गैर आर्थिक व्यवहार को नामे में नहीं लिखा जाता। जैसे कि मैं बोलूं कि 5,000 का माल खरीदने का ऑर्डर मिला, ऑर्डर दिया, या 20,000 का माल बेचने का ऑर्डर मिला, तो ऑर्डर मिलने पर नामे में कोई व्यवहार नहीं होते। पैसे, नाणे, वित्तीय का स्थिर मूल्य, पैसे का स्थिर मूल्य, नामे के अंदर कई बार किसी वस्तु के, चीज वस्तु के मूल्य को स्थिर कर दिया जाता है, या कभी कभी अपने मन से ही उसको बढ़ाया या घटाया जाता है। उसके बाद आता है बाजार कीमत की उपेक्षा, अवहेलना। नामा ऐसा बोलता है कि जब भी कोई स्थायी संपत्ति खरीदे तो धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उसका उपयोगी मूल्य कम होता है, यानी उसकी कीमत में गिरावट आती है। जैसे कि हमने कोई बाइक्स लिया है या कोई मशीनरी ली है, तो 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाएगी। बराबर। पर मकान है वो ऐसी संपत्ति नहीं है। आज आपने कोई भी एक मकान या ऑफिस खरीदी है 50 लाख में, तो 10 साल के बाद वो 50 लाख के 80 लाख या 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बराबर। तो बाजार में कीमत बढ़ रही है पर नामे में उसकी कीमत घट रही है। तो बाजार कीमत को कभी कभी वो ध्यान में नहीं लेता, ये उसकी एक सीमा है, मर्यादा है। अंदाजों का उपयोग, नामे में बहुत से काम अंदाज से किए जाते हैं। अभी हमने देखा कि रिलायंस ने पहले मोबाइल बनाए थे, तब वो सक्सेस नहीं हुआ था, फिर से उसने टेलीकॉम कंपनी और अपने खुद के मोबाइल बनाने शुरू कर दिए। आज आप देख सकते हो कि मार्केट में रिलायंस का फ़ोन भी आता है, जियो का फ़ोन जिसे हम कहते हैं। वो अपने फ़ोन जैसा ही होता है पर उसकी डिस्प्ले इतनी बड़ी नहीं होती है। ये जो डिस्प्ले आपको दिख रही है, इतनी बड़ी डिस्प्ले उसकी नहीं होती है, डिस्प्ले छोटी होती है, पर आज के आधुनिक ज़माने के सभी काम उसमें हो सकते हैं। अंदाज की उपयोजना, द्विअर्थी मापदंड, नामे के अंदर कहीं कहीं मापदंड अलग अलग है। किसी चीज़ में वो घिसाई गिनने में कभी कभी वो समान किस्त की पद्धति से घिसाई गिनती है, कभी कभी वो स्थायी पद्धति के हिसाब से घिसाई गिनती है। बराबर। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि द्विअर्थी मापदंडों का इस्तेमाल भी नामे में होता है। उसके बाद हिसाबी पद्धति में नामा विज्ञान या कला के रूप में, तो सबसे पहले नामा विज्ञान या कला के रूप में, तो विज्ञान के नियम या सिद्धांत पर आधारित होता है। वैसे ही हिसाबी पद्धति यानी नामा कुछ सिद्धांतों और नियमों पर बेस्ड है। तो वैसे ही नामा में व्यवहार को नामे में सिद्धांत के अनुसार उधार या जमा किया जाता है। वो आगे के चैप्टर में आप सीखेंगे कोई भी व्यवहार में कोई खाता उधार कैसे होगा, जमा कैसे होगा। तो व्यक्ति खाते का नियम, माल संपत्ति खाते का नियम और उपज खर्च खाते का नियम, वो नियम आगे आएंगे। इसी के अलावा के नामा एक कला के रूप में, जैसे कभी किसी भी कला में निपुण होने के लिए कौशल्य की अधिक आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है, वैसे ही नामे के अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ कला या कौशल्य की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही नामे की पद्धति में वित्तीय हिसाबी पद्धति, लागत हिसाबी पद्धति, संचालन हिसाबी पद्धति जैसी अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग प्रकार के कौशल्य की ज़रूरत होती है। जो हम सीए करते हैं, सीए वो वित्तीय हिसाबी पद्धति के भाग में आता है। सीएस कॉस्टिंग अकाउंट जो हम पढ़ते हैं उसका भी कोर्स होता है, वो लागत हिसाबी पद्धति में आता है। और संचालक की हिसाबी पद्धति जो आप 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे कि आप एक कंपनी के मालिक हैं तो आपको संचालन कैसे करना है, तो संचालन के अलग अलग रूपों में ये होगा और ऐसे काम होगा। बराबर। फिर हम आगे लास्ट प्रश्न देख रहे हैं हिसाबी पद्धति की गुणात्मक लक्षण, जिसमें पहला है विश्वसनीयता। नामा जब भी कोई लिखता है तो नामे के अंदर निश्चित नियम और सिद्धांत के अनुसार ही नामा लिखता है। तो इस सिद्धांत या नियम के अनुसार जिसने नामा लिखा है, देखने वाला व्यक्ति उसको वैसे ही समझेगा। वैसे ही समझेगा मतलब उसके अंदर विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता है। हाँ अच्छा, मम्मी बोला હું છોકરો બનાવું છું છોકરા, તો આ કેમેરો ચાલુ છે એટલે हाँ चलो। सुसंगतता, सुसंगतता में किताब के अंदर आप देख सकते कि व्यवहार, बराबर, सुसंगतता उपरांत रजू किए गए माहिती का उपयोग करने वाला उसे सरलता से समझ सके। सुसंगतता सरलता से
समझ सके, इसके लिए नामे के अंदर नियम और सिद्धांत बनाए गए, बराबर। और उसका योग्य अर्धघटन भी किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने लिखा खरीदी 20,000 रुपये, बिक्री 50,000 रुपये, तो पढ़ने वाला ऐसे ही समझेगा कि इस कंपनी की कच्चे माल की खरीदी 20,000 है और उसने थोड़ा लाभ वाभ और खर्चे चढ़ाकर उसको 50,000 में बेचा है, बराबर। समझ क्षमता, तो नामे के अंदर जो भी व्यवहार होते हैं जैसे लिखे गए सामने वाला उसको वैसे ही समझता है। जैसे कि नामे के अंदर कोई भी व्यवहार का ज्ञान जरूरी है। आपको नामे के कोई व्यवहार पढ़ने के लिए नामा सीखना और नामे का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। अगर आप आर्ट्स के या साइंस के विद्यार्थी हैं तो कॉमर्स में खाते में लिखे गए हिसाब या व्यवहार आप नहीं समझ पाएंगे। लेनी हुंडी क्या है, देनी हुंडी क्या है, देनदार किसे कहते हैं, लेनदार किसे कहते हैं, वो आर्ट्स के विद्यार्थी या साइंस के विद्यार्थी को वो पता नहीं चलेगा। यानी नामा समझने के लिए नामे का ज्ञान या नामे की पढ़ाई करना, अकाउंट की पढ़ाई करना, हिसाबी पद्धति की पढ़ाई करना आवश्यक है, तभी आप इसको समझ सकते हैं। लास्ट में तुलनात्मकता, नामे का ये सबसे अच्छा गुणधर्म है। गुणात्मक गुणधर्म में तुलनात्मकता। नामा हर साल हिसाब लिखता है और उन हिसाब को प्रसारित करता है, उन हिसाबों को कंप्यूटर में या इसे भी चौपड़े में सेव करता है, यानी रखता है, बराबर। और इसके साथ पिछले साल और इस साल के या भविष्य में होने वाले कामों की तुलना करता है। तुलना करने से आपको ये पता चलता है कि भविष्य में कंपनी को लाभ कैसे होगा, बिक्री कैसे बढ़ेगी, खरीदी कैसे करेंगे, कंपनी के खर्चों को कम कैसे किया जाए, पगार, वेतन, मजदूरी, बराबर, बिजली बिल वगैरह। कोई खर्चे को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई खर्च को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे खर्चों के बारे में क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी हमें मिलती है। तो विद्यार्थी, हमने अभी प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी प्रकार के प्रश्नों को पूरी तरह से समझने की कोशिश की है। इसके अलावा किताब में से भी आपको पढ़ना है और ये सभी प्रश्नों को लिखना है। इस वीडियो के साथ मैं इसकी PDF भेज रहा हूँ, सिर्फ इसकी, आगे की वीडियो की नहीं। वो अच्छे से बना है, लिखना उसमें कम है, इसमें लिखना ज़्यादा, इसलिए PDF भेज रहा हूँ, बराबर। तो कृपया करके आप ये चौपड़े में सब कुछ लिख लीजिए और आपकी पढ़ाई रोज की रोज चालू रखिए बेटा। अगर पढ़ाई में कोई भी प्रकार का विक्षेप होगा तो आपकी पढ़ाई रुक सकती है या छूट सकती है। लॉकडाउन की स्थिति अनलॉक 1, 2, 3 हो गया, बहुत ही थोड़े समय में यानी 5 या 7 दिनों के अंदर अंदर ट्यूशन क्लासेस और स्कूल भी चालू हो जाएगी। तो जितना कोर्स स्कूल में पढ़ा दिया है या ट्यूशन में पढ़ा दिया है वो वापस फिर से कोई नहीं पढ़ाएगा, इसीलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। अस्तु।